हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीएस के मोस्ट 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इंदुलाल याज्ञनिक, ऑप्शन सी एन.सी. रंगा, ऑप्शन डी पी.सी. जोशी। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इससे जितने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं अब उनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसके महासचिव एन.जी. रंगा थे। देखिए फ्रेंड्स, जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद थे, लेकिन अगर बात करते हैं महासचिव के बारे में तो उसके महासचिव थे एन.जी. रंगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 में हुई। कब हुई थी फ्रेंड्स? अप्रैल 1936 में हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। क्या नाम बदला गया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। कांग्रेस शब्द को उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के गठन का उल्लेख सर्वप्रथम हिंदू पत्रिका में। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कांग्रेस के गठन का सर्वप्रथम उल्लेख किस पत्रिका में किया गया है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक राइट आंसर होगा हिंदू पत्रिका। ओके फ्रेंड्स, हिंदू पत्रिका में मिलता है। जब कांग्रेस का गठन किया गया था तब उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे फ्रेंड? जनरल लॉर्ड डफरिन थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गढ़कंटका निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य है? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए बेगा, ऑप्शन बी कोली, ऑप्शन सी गौड़ और ऑप्शन डी भील। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स गौड़। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, यह भील जनजाति है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी फ्रेंड्स? सबसे बड़ी जनजाति है यह भील जनजाति। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इससे जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में उनकी कृति गीतांजलि। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता है कि किसके लिए उन्हें जो कि नोबेल पुरस्कार मिला गया था। तो जो उनकी जो कृति थी गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था। कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर फ्रेंड्स। और फिर आपसे कृति की जो भाषा है उसको भी पूछ सकता है कि किस कृति में लिखी हुई है वह कृति, मतलब गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्रनाथ जी की जो कृति है गीतांजलि वह किस भाषा में लिखी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्ला भाषा में। और फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पहले यानी प्रथम भारतीय थे। ओके फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किन की याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है,
यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी कुछ अधिक बार पानी में डूबेगा और ऑप्शन डी अधिक आसानी से तैरेगा। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब इससे जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और उनके बारे में। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी निकलता है कि जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो उनके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है, परंतु घनत्व में कमी हो जाती है। ये भी पूछ सकते हैं कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो उनके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनके घनत्व में प्रभाव पड़ता है कि उनका घनत्व कम हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि वह शरीर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर है जो कि तैरता है। तो क्यों तैरता है, ये उसका रीजन है क्योंकि शरीर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए शरीर तैरता है। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाता है। जब शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा तो शरीर डूब जाएगा, तो पानी में शरीर डूब जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स, आपको रीजन पता चल गया क्यों डूब जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 16:81, ऑप्शन डी √2:3। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2:3। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये 2:3 इसका आंसर कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसके जो द्रव्यमान हैं वो हैं m। ओके फ्रेंड्स, और जो पहली वस्तु है उसका वेग है v1 और दूसरी वस्तु है उसका वेग है v2। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 12mv²। तो मान लीजिए कि k1 जो पहली वस्तु उसकी जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, उसका 1/2 mv1² और जो k2 होगा उसका होगा 1/2 m2v²। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों का दिया हुआ है। ये देखिए ये दो समीकरण हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने माना था। तो k1 बराबर 1/2 mv² m1² और k2 बराबर 1/2 m2v²। ये दो समीकरण हो गए और हमने द्रव्यमान m माना था और उनका जो वेग है वो v1 और v2 माना था क्योंकि दो वस्तु दी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो k1 अपॉन k2, अभी k1 बराबर क्या था फ्रेंड्स 1/2 mv1² अपॉन में लिख लेंगे। जब ये अपॉन में दिया हुआ है तो इसे भी अपॉन में लिखेंगे 1/2 mv2²। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1/2 और m ये कैंसिल हो जाएगा। तो k1 अपॉन k2 बराबर क्या दिया गया है, क्या दिया है v1² अपॉन v2²। ये यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो
उनका जो द्रव्यमान है यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी दी गई है, रियली में उन्होंने दी गई 4:9। तो यहाँ पर हम 4:9 रख देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, चार अपॉन 9, 4 का मान हम इस तरीके से भी तो रख सकते हैं फ्रेंड्स, 4:9। अब इसे यहाँ से बराबर करेंगे तो क्या बचा था अभी, V1² और V2²। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर को उठाएंगे इनसे तो क्या आएगा, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, इधर अंडूड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V1/V2 बराबर अंडूड में 4/9 ये आएगा। लेकिन जब V1/V2 बराबर अंडूड में 4/9 आएगा तो यहाँ से V1/V2 बराबर अंडूड में, यहाँ से 2 का वर्ग 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2:3 ही तो आएगा फ्रेंड्स। तो ये ही आपका आंसर था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है किस तरीके से आया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ का जो रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी रसरूप, ऑप्शन डी भूषण। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी रसरूप। अब देखते हैं फ्रेंड्स इससे जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो तुलसीदास जी हैं उनकी कुछ कृति हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं कि उनकी जो कृति है विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल है, रामज्ञा प्रश्न है। अन्य भी हैं लेकिन फ्रेंड्स ये मोस्ट थी इसलिए आपके लिए लिखी गई हैं। और भी देखते हैं फ्रेंड्स, केशवदास जी की कृति का क्या नाम है, छंदमाला, रामचंद्र का कवि प्रिया। अन्य भी हैं फ्रेंड्स। और भूषण जी की हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्साल दशक आदि। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला संगीतकार कौन थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन बी कमलजीत संधू, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी दुर्वा बनर्जी। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन ए MS सुब्बुलक्ष्मी। देखते हैं फ्रेंड्स इससे जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू, जो कि एशियाई खेलों में गोल्ड जीत चुकी हैं। और फ्रेंड्स इसमें देखिए बछेंद्री पाल दिया गया था ऑप्शन में, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला थी। ऑप्शन डी में दिया था फ्रेंड्स दुर्वा बनर्जी। तो दुर्वा बनर्जी कौन है, दुर्वा बनर्जी एयरलाइन की भारतीय पहली महिला पायलट हैं। ये पहली महिला पायलट थी दुर्वा बनर्जी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन ए हुगली नदी। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें ये और भी नदी दी गई हैं तो इनके इनके किनारे कौन कौन से जो शहर हैं वो कौन कौन से बसे हुए हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स। गंगा नदी के किनारे बद्रीनाथ और इलाहाबाद शहर बसे हुए हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आपका बन गया। और देखिए फ्रेंड्स सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर
बसा हुआ है। कौन सा शहर? अयोध्या शहर बसा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अयोध्या शहर कहाँ पर वो है, आई मीन कहाँ कहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं आगे। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? साबरमती। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1985। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन बी 1961। फ्रेंड्स अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स 1955 को क्या हुआ? 1955 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1955 से। अर्जुन पुरस्कार व ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से हुई थी। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1901 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन डी कोलकाता। देखते हैं फ्रेंड्स अब इससे जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया था ऑप्शन में मदुरै, तो मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरै को। और इसमें पानीपत भी दिया है, तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसका? बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत को। और फ्रेंड्स इसमें दिया है जमशेदपुर, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे इस्पात की नगरी कहते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जमशेदपुर। क्या होगा फ्रेंड्स? जमशेदपुर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।